हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ डेवलपमेंट के डायमेंशन। जितने भी डायमेंशन होते हैं हम वन बाय वन करके हर रोज डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि आज की का जो डायमेंशन है वो फिजिकल डेवलपमेंट है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है और इसके कौन-कौन से एस्पेक्ट होते हैं या इसमें कौन-कौन से और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो पाई जाती है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। Meaning of physical growth and development: our physical structure and internal and external component undergo some change from birth to death. This process of change is called physical growth and development. Generally, such change are seen in the following direction. मतलब जो अगर हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें या इंटरनल और एक्सटर्नल जो हमारा कंपोनेंट है, उसकी चेंज की बात करें, जो जन्म से लेके डेथ तक बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चर में, चाहे इंटरनल स्ट्रक्चर हो चाहे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो या एक्सटर्नल कंपोनेंट हो। उनमें या स्ट्रक्चर में हमेशा चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब से जन्म लेते हैं तब से लेकर जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक कुछ ना कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। और जो परिवर्तनों की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फिजिकल ग्रोथ है, डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि फिजिकल वृद्धि और विकास का नाम दिया जाता है। सामान्यतः इस प्रकार के परिवर्तन में निम्नलिखित दिशाओं में देखने को मिलते हैं। हमने जैसे बहुत सारे डिस्कशन किए थे नेक्स्ट इसके पिछली वीडियो में। हमने जो भी डेवलपमेंट के डायरेक्शन होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा किया था कि किस तरीके से फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो मतलब जो इंसान की वेट, साइज, शेप, इन सब चीज़ों में हमेशा चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन-कौन से डायरेक्शन होते हैं और या फिर क्या-क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चेंज इन ग्रॉस फिजिकल स्ट्रक्चर और फिजिक्स, मतलब जो इंसान का ग्रॉस फिजिकल स्ट्रक्चर होता है व्यक्ति का, या फिर बाह्य ढांचा बोल सकते हैं, उससे संबंधित जो भी परिवर्तन होते हैं, वो जैसे बच्चा छोटा होता है, पैरों से चलता है जीरो पे, फिर उसके बाद धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है, उसके फिजिक्स में चेंज होते रहते हैं, उसके डील डॉल में चेंज होते रहते हैं। सच चेंज कैन इंक्लूड ऑल द सुपरफिशियल चेंजेस सच एज हाइट, वेट, बॉडी प्रोपोर्शन। इसमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? हाइट, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करना स्टार्ट करता है जीरो से लेके, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, क्या होता है उसके फिजिकल हाइट में चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसका वेट भी बढ़ता जाता है। पहले जब छोटा होता है तो उसका वेट कम होता है और धीरे धीरे क्या होता है, उसकी वेट में भी वृद्धि होने लगती है और आकार, शारीरिक अनुपात आदि ऊपर दिखाई देने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन शामिल किए जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, अगर चेंज इन ग्रॉस फिजिकल स्ट्रक्चर और फिजिक्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे का फिजिक्स है या फिर हम बात करें बच्चे की हाइट, वेट और बॉडी प्रोपोर्शन की, उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहले कम होता है, देन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ग्रोथ करने लगता है। तो दैट इज कॉल्ड चेंज इन ग्रॉस फिजिकल स्ट्रक्चर और फिजिक्स। आगे जानते हैं चेंज इन इंटरनल ऑर्गन्स। मतलब इंटरनल ऑर्गन्स के चेंजेस के बारे में बात करें तो जो मनुष्य का जो इंटरनल ऑर्गन होता है, जैसे अंडर दिस ऑल द इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द बॉडी सच एज नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड इंस्टीट्यूट, circuitry and productive etc. Important institution and all types of change related to the functioning and capacity of various gland can be included। मतलब अगर हम बात करें चेंज इन इंटरनल ऑर्गन की, तो उसके अंदर जो भी सिस्टम है बॉडी में, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, ब्लड इंस्टीट्यूट हो, एक्सर्टरी हो एंड प्रोडक्टिव हो, ये सारी सिस्टम हैं जिसमें काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें सभी महत्वपूर्ण संस्थानों, जैसे अगर संस्थान मतलब सिस्टम, जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया,
डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ब्लड इंस्टीट्यूट हो गया, एक्सेक्रेटरी हो गया एंड प्रोडक्टिव हो गया। इनकी जो ग्रंथियां होती हैं या इनकी जो वर्क करने का तरीका होता है, वर्क करने की क्षमता से संबंधित होते हैं जो भी चीजें होती हैं उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आगे जानते हैं कि किस तरीके से परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे शारीरिक वृद्धि और विकास की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व के उचित समायोजन और विकास के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रारंभ में जब बच्चा छोटा होता है तो दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माँ बाप पर सबसे पहले तो उन पर आश्रित रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगता है उसकी शारीरिक आवश्यकताओं को उनकी जो भी मतलब उसकी जो फिजिकल फुलफिलमेंट है या फिर हम कह सकते हैं फिजिकल नीड्स हैं वो खुद ही पूरा करने में समर्थ हो जाता है। तो आगे देखते हैं कि बालकों की शारीरिक वृद्धि और विकास का सामान्य रूप क्या होता है, यानी कि जनरल पैटर्न ऑफ फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। मतलब जनरल पैटर्न क्या होता है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उसके बारे में जानते हैं। तो देयर इज नो लिमिट टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन चिल्ड्रन एंड फॉर this reason the uniformity in any aspect of its growth and development also seems somewhat strong, but still some good information can be gathered about the various physical change that occur in normal children under normal stages of physical growth and development। अगर हम बात करें इसमें तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत भेद होते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। मतलब हर किसी में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, सिबलिंग्स में भी होते हैं। जैसे किसी की लर्निंग स्टाइल अलग है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, इंटरनल एक्सटर्नल, तो हर तरफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इसके कारण जो ग्रोथ होता है या डेवलपमेंट होता है उसकी पहलू में एक रूपता की बात भी कुछ मतलब अटपटी सी लगती है, परंतु फिर भी शारीरिक वृद्धि और विकास की सामान्य अवस्थाओं के अंतर्गत सामान्य बच्चों में होने वाले जो विभिन्न शारीरिक परिवर्तन होते हैं उनकी जानकारी हम इकट्ठी कर सकते हैं। मतलब जो उनमें जो भी चेंजेस होते हैं, वेरियस फिजिकल चेंज होते हैं नॉर्मल चिल्ड्रन में, नॉर्मल स्टेजेस में, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है नॉर्मल ग्रोथ इन टर्म्स और हाइट एंड वेट, मतलब ऊंचाई और भार में वृद्धि का सामान्य रूप। मतलब जो नॉर्मल और ग्रोथ का टर्म होता है उसमें हाइट और वेट का सामान्य रूप क्या होता है। तो अगर हम बात करें, सॉरी, अगर हम बात करें जन्म के समय बच्चे की जो ऊंचाई होती है, यानी कि बच्चे की जो हाइट होती है 19 या 20 इंच होती है, तथा जो उसका वेट होता है 7 या 8 पाउंड के लगभग होता है। इसके अलावा उस समय लड़के लड़कियों की अपेक्षा भार और ऊंचाई दोनों में ही आगे होते हैं। मतलब लड़के जो होते हैं वो लड़कियों से ज्यादा होते हैं, ओवरवेट होते हैं, मतलब उनसे ज्यादा ऊंचाई, उनकी हाइट भी ज्यादा होती है और उनका भार भी, यानी कि हम वेट की बात करें तो वो भार भी ज्यादा होता है। पहले 2 वर्षों में दोनों की ही ऊंचाई और भार तेजी से वृद्धि होती है। मतलब जब 0 to 2 ईयर की अगर हम एज रेंज देखें तो उसमें चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉय हो, दोनों की जो वेट है, हाइट है, उसमें काफी तेजी से वृद्धि होती है। लेकिन धीरे धीरे तीसरे वर्ष में जाते जाते क्या होता है, इसकी जो गति होती है कुछ कम हो जाती है। और अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड तक यही हाल रहता है। 5 वर्ष तक एक सामान्य बालक की ऊंचाई उसके जन्म के समय की ऊंचाई के लगभग दोगुनी तथा भार लगभग 5 गुना हो जाता है। जब 5 साल का बच्चा होता है तो अगर नॉर्मल चिल्ड्रन का हम देखें तो उसकी जो हाइट होती है जन्म के समय की जो होती है उससे दोगुनी हो जाती है, तथा उसका जो अगर हम वेट देखें तो लगभग 5 गुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो है किशोरावस्था के आगमन के साथ साथ एक बार फिर शैशवावस्था की तरह भार और ऊंचाई दोनों की वृद्धि में तीव्रता आती है। मतलब जैसे जैसे किशोरावस्था आने लगता है, शैशवावस्था की तरह भार और ऊंचाई दोनों में काफी तेज वृद्धि आने लगती है। मतलब पहले एक वृद्धि की रफ्तार बढ़ती है, फिर धीरे धीरे कम हो जाती है, फिर जैसे किशोरावस्था स्टार्ट होता है फिर उसकी जो वृद्धि की तीव्रता है वो काफी तेज हो जाती है। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा किशोरावस्था में जल्दी प्रवेश करती हैं। इसके अलावा 10 और 12
के बीच ऊंचाई और भार दोनों में ही लड़कियां अपनी आयु के लड़कों से अधिक आगे निकलती हैं। मतलब जो 10-12 वर्ष की जो लड़कियां होती हैं वो अपनी मतलब उनकी एज के लड़कों की अगर बात करें तो वो उनसे ज़्यादा हाइट और वेट दोनों में आगे होती है, लेकिन इस मुकाबले में मैं बहुत समय तक आगे नहीं रह पाती। धीरे धीरे क्या होता है, लड़कों का वेट और हाइट दोनों ही ज़्यादा बढ़ जाता है और लड़के आगे बढ़ जाते हैं। अभी कुछ फ्लो चार्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ऑफ इंडियन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, टेक्निकल रिपोर्ट है सेरिक्स नंबर 18 इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में 1972 में किया गया था, जिसमें ये लड़के लड़कियों की औसत ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है और औसत वेट जो है उनका भार है वो भी किलोग्राम में दिया गया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 3 महीने से कम जिनकी आयु है उनकी औसत ऊंचाई देखते हैं, लड़कियों की 55.0 है और लड़कों की है 56.2। और ऐसे ही लड़कियों का जो औसत भार है वो 4.2 है और लड़कों का जो औसत भार है वो 4.5 किलोग्राम है। 3 महीने की आयु अगर हम एज रेंज देखें लड़कियों का तो 60.9 औसत ऊंचाई सेंटीमीटर में है और लड़कों का है 62.7 सेंटीमीटर। लड़कियों का औसत भार जो है वो है 5.6 किलोग्राम और लड़कों का है 6.7 किलोग्राम। इसके अलावा 6 मंथ का अगर हम देखें तो 64.4 है लड़कियों की औसत ऊंचाई और लड़कों की औसत ऊंचाई सेंटीमीटर जो है 64.9 सेंटीमीटर। लड़कियों का जो औसत भार है वो है 6.2 किलोग्राम और लड़कों का जो है वो 6.9 किलोग्राम। ऐसे ही 9 मंथ का अगर हम देखें तो 66.7 औसत ऊंचाई लड़कियों की है और लड़कों की है 69.5। लड़कियों का जो औसत भार है वो है 6.6 है और लड़कों की जो औसत भार है वो है 7.4। तो इसमें ये पूरी 19 ईयर तक की पूरी औसत ऊंचाई और औसत भार दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं इसको और इसकी डिटेल भी दी गई है कि कितनी औसत ऊंचाई है और कितनी औसत भार है लड़की और लड़कों की। ये मेडिकल रिसर्च में आया था 1972 में। ये उसका फ्लो चार्ट है। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है वो है शारीरिक अनुपात में परिवर्तन यानी कि चेंज इन बॉडी प्रपोर्शन। मतलब इसमें क्या होता है, बॉडी प्रपोर्शन में चेंज होने लगता है, आकार में वृद्धि होने के साथ साथ अगर इसमें बात करें तो बच्चों में शारीरिक जो भी एलिमेंट होते हैं या कंपोनेंट होते हैं उनके अनुपात में भी मतलब परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, विजिबल होने लगते हैं। जो भी चेंजेस होते हैं इनकी साइज इंक्रीज होने लगती है, वेट इंक्रीज होने लगता है, तो वो विजिबल होता है, दिखाई देता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जन्म के समय बच्चे का जो सिर होता है उसकी शरीर की संपूर्ण लंबाई का 1/4 भाग होता है और ये आकार उसके हाथ पैरों की तुलना में अधिक बड़ा दिखाई देता है। मतलब उसके जो सर का भाग होता है वो काफी बड़ा दिखाई देता है, परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका सिर उसके अनुपात में छोटा होता चला जाता है। जब वो किशोरावस्था की समाप्ति तक ये शरीर लंबाई के 1/8 भाग के बराबर ही रह जाता है। मतलब पहले 1/4 होता है सिर का भाग, लेकिन धीरे धीरे जैसे किशोरावस्था आता है वैसे 1/8 हो जाता है। Along with the increase in size, significant change are also visible in the proportion of body components of children. सिर के अतिरिक्त टांगे, बाजू तथा शरीर के अन्य जो भी कंपोनेंट होते हैं उनके अनुपात में भी तेजी से परिवर्तन आते चले जाते हैं। मतलब जो बॉडी प्रपोर्शन है वो काफी तेजी से बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे एक पिक्चर है, पिक्चर में शो हो रहा है इसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से लेके गर्भाधान से लेकर 25 वर्ष की आयु तक शरीर के जो अनुपात में परिवर्तन होते हैं, बॉडी प्रपोर्शन में चेंजेस होते हैं, वो दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम 2 मंथ पे देखेंगे जन्म से पहले, तो जैसे उसमें दिया हुआ था कि 1/4 सिर का जो भाग होता है वो 1/4 होता है। तो इसमें शो हो रहा है सिर जो है बच्चे का वो बहुत काफी लंबा है
और फिर धीरे धीरे जैसे 5 मंथ का बच्चा होता है, जन्म से पहले गर्भ में होता है बच्चा, तो उसका सिर छोटा हो जाता है, बॉडी का प्रोपोर्शन चेंज होने लगता है। जब न्यू बॉर्न होता है तो उसका सर का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा कम होता है, फिर धीरे धीरे 2 ईयर्स में भी कम होता है, फिर 6 ईयर में भी कम होता है, और 12 ईयर में भी कम होता है, और 25 एडोलेसेंस तक जाते जाते 1/8 ही रह जाता है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें शो हो रहा है जो भी चेंजेस हैं बॉडी प्रोपोर्शन में, वो चेंज दिखाई दे रहा है, विजिबल हो रहा है, तो आप ये देख सकते हैं। थर्ड जो है आंतरिक अंगों में वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन। जो इंटरनल ऑर्गन होता है बच्चे का, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरीके से होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो है इसमें अगर हम बात करें, सबसे फ्रॉम द मोमेंट ऑफ बर्थ एंड प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट इन ऑल द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ द body, as a result of which the child become independent enough to meet his growing needs. Below is a brief description of the growth and development of some important organ. अगर बात करें जन्म के बाद ही शरीर के समस्त आंतरिक जो भी कंपोनेंट होते हैं, इंटरनल ऑर्गन होते हैं, उसमें वृद्धि, डेवलपमेंट और ग्रोथ की जो प्रोसेस होती है वो होना प्रारंभ हो जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, बच्चा अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त, मतलब खुद ही पूरा कर सकता है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, दूसरी स्लाइड में है, तो आइए देखते हैं कि वो पॉइंट क्या है। इंटरनल जो भी अगर हम बात करें इंटरनल ऑर्गन की, तो उनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरीके से होता है और कौन कौन से वो ऑर्गन हैं, तो देखते हैं। पहला जो है नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो जब भी माँ के गर्भ में बच्चा होता है, जीवन के जो उसके 4 वर्षों में क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है वो तेजी से विकसित होता है। इस विकास के फलस्वरूप अगर हम बात करें तो जन्म से ही इसकी जो स्नायु कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्या और आकार के पर्याप्त में वृद्धि हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे अगर हम बात करें जन्म के बाद वर्षों तक नवीन कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता, मतलब कोई नई कोशिकाएं डेवलप नहीं होती हैं, और उसमें कुछ इनमेच्योरिटी रह जाती है। उसको पूरा करने के लिए ही विकास उसमें हमेशा डेवलपमेंट का कार्य जो होता है वो चलता रहता है। 4 वर्ष के बाद जो भी नर्वस सिस्टम होता है उससे संबंधित विकास की प्रक्रिया धीमी गति से चलती रहती है। दूसरा जो है मांसपेशियां, यानी कि मस्कुलर सिस्टम। तो जो मांसपेशियां हैं या मस्कुलर सिस्टम है, जन्म के बाद मांसपेशियां तंतुओं का निर्माण नहीं होता है, फिर भी उसका समुचित रूप से विकास होता रहता है। मतलब उसके बाद ये जो भी होता है वो ड्यूरिंग माँ के पेट में ही उसमें ग्रोथ होती रहती है। मतलब कोई नई तंतु बाहर नहीं होती है, जब भी बच्चा जन्म लेता है उसके बाद कोई नई तंतु का निर्माण नहीं होता है या कोई नई सिस्टम का निर्माण नहीं होता है, उसमें विकास जरूर होता रहता है। बच्चे की जो मांसपेशियां हैं, हड्डियां हड्डियां होती हैं, उनमें भली भांति जुड़ी रहती हैं, और अगर हम एडल्ट की अपेक्षा देखें तो वह अधिक नाजुक भी होती हैं, परंतु धीरे धीरे उनकी आकृति, आकार और उनकी जो संरचना होती है उसमें अंतर देखने को मिलता है, और वे बहुत ज्यादा अधिक तेजी से शक्तिशाली होती जाती है। नेक्स्ट जो है सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखते हैं सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। जीवन की प्रारंभिक मतलब जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी जो फर्स्ट कुछ प्राइमरी स्टेज होती हैं या प्राइमरी ईयर में, उसमें क्या होता है, फेफड़े और मतलब उसके जो फेफड़े होते हैं, उसका जो हार्ट होता है, दोनों में मतलब दोनों का आकार हम देखें तो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है और उनका वजन बढ़ता जाता है, उनके आकार भी तेजी से विकसित होते जाते हैं। आकार, वजन आदि बढ़ने के साथ उनकी जो वर्क एबिलिटी होती है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। या फिर अगर हम बात करें सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी, जो भी फेफड़ों में वृद्धि होती है हृदय की तरह नहीं होती है, मतलब फेफड़ों में जैसे वृद्धि होती है वैसे अगर हम देखें हार्ट की तो उस तरीके से नहीं होती है। जहाँ पर अगर हम एडोलेसेंस की बात करें तो उनका विकास तेजी से होता है, वहाँ की शौर्यावस्था के पश्चात विकास की गति बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र या पाचन संस्थान। तो इसमें एडल्ट की तुलना में बच्चों के पेट का आकार बहुत छोटा होता है।
या फिर अगर हम बात करें एडल्ट के पेट की का पेट जो थैले की जैसी आकृति का होता है, जहाँ बच्चे का पेट नली जैसी आकृति या फिर ट्यूबुलर शेप का होता है अगर हम बात करें। इसी कारण बच्चे के पेट में एक साथ ना केवल कम भोजन समा सकता है, मतलब कम खाना खा सकते हैं, बल्कि मतलब जितना देर तक एडल्ट रख सकते हैं उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें उतनी जल्दी बच्चों को बहुत जल्दी भूख लग जाती है एडल्ट की अपेक्षा। इसी कारण एडल्ट के मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी खाना खाते हैं। अधिक भोजन ग्रहण या अधिक खाना खाने के अतिरिक्त अपने विकास की तीव्र गति को जैसा रहता है वैसा ही बनाए रखने के लिए अधिक संतुलन और अधिक आहार की ज़रूरत होती है इनको। नेक्स्ट जो है लिम्फेटिक सिस्टम। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसका कार्य जो होता है अनावश्यक पदार्थ जैसे पसीना होता है, मलमूत्र होता है इत्यादि को बाहर निकालना, शरीर के अंदर जो भी पैदा होने वाले बैक्टीरियाज होते हैं या वायरस होता है उनका विनाश करना है। जन्म के बाद ये जो सिस्टम होता है इसका पर्याप्त विकास होने लगता है। 11-12 वर्ष की अवस्था तक ये अपने शिखर तक पहुंच जाता है। इन्हीं वर्षों में जो डेथ रेट होती है सबसे कम देखने को मिलती है, और 12 वर्ष के पश्चात इस सिस्टम के विकास की गति में गिरावट आने लगती है और डेथ रेट ज्यादा दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन संस्थान। तो ये जो प्रजनन संस्थान है ये अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो इसका विकास शरीर के अन्य जो भी कंपोनेंट होते हैं उनकी अपेक्षा ना होकर एक अलग रूप में होता है। बाल्यावस्था में इसकी वृद्धि और विकास की गति बहुत धीमी होती है। धीरे धीरे इसमें क्या होता है, वृद्धि होती जाती है। परंतु जैसे एडोलेसेंस के मतलब जैसे एडोलेसेंस आता है इसकी जो पर्याप्त गति होती है वो बढ़ती जाती है, तथा जैसे ही किशोरावस्था खत्म होती है वृद्धि और विकास होना बंद हो जाता है। तो ये हमारे कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इंटरनल ऑर्गन थे। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कंक्लूजन। जो भी हमने अभी पढ़ी, अगर जो शारीरिक वृद्धि और विकास पढ़ा हमने, उसमें जो कुछ हमने ऑब्जर्व किया उसका कुछ निष्कर्ष है। तो उसमें हम देखेंगे पहला जो है द पीस ऑफ फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज वेरी रैपिड इन द फर्स्ट 2 और 3 ईयर। मतलब जो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है पहले 2 या 3 वर्षों में विकास की गति बहुत ज्यादा तीव्र होती है। वृद्धि और डेवलपमेंट जो होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है पहले 2 या 3 वर्षों में काफी तेज होता है। इन द सब्सिक्वेंट ईयर इट प्रोग्रेस एट अ स्लोअर पीस अंटिल द ऑनसेट ऑफ एडोलेसेंस। इसके पश्चात अगर हम बात करें किशोरावस्था के शुरू होने तक ये मंद गति से आगे बढ़ता रहता है। पहले तेज होता है, फिर स्लो हो जाता है, फिर किशोरावस्था के बाद फिर तेज हो जाता है। इन द फर्स्ट 3 ईयर ऑफ एडोलेसेंस दिस पीस हैज एन इंटेंसिटी सिमिलर टू इन्फेंसी। किशोरावस्था के पहले 3 वर्षों में इसकी गति में शैशवावस्था की तरह तीव्रता देखने को मिलती है। जैसा शैशवावस्था में होता है वैसे ही एडोलेसेंस के समय जो उसके जो फर्स्ट 3 ईयर होते हैं उसमें भी उसकी इंटेंसिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है इन द सब्सिक्वेंट ईयर द pace of growth and development start declining again till maturity is attained। अगर हम बात करें मेच्योरिटी के बाद के वर्षों में जो मेच्योरिटी होती है ग्रहण करने तक वृद्धि और विकास की गति में फिर से गिरावट देखने को मिलती है। आगे देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द फिजिकल एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला है वो गर्भाधान के समय जो हेरिडिटी द्वारा ग्रहण की गई जो फादर की विशेषताएं और गुण होते हैं वो प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी जो चीज है अकेले एक बच्चे का अथवा एक साथ कई बच्चों का जन्म, मतलब अगर या तो एक बच्चा है या फिर उसके साथ कई बच्चे जन्म लेते हैं तो भी अफेक्ट कर सकते हैं। थर्ड जो है गर्भकाल में माता की शारीरिक और मानसिक अवस्था। अगर मदर की जो शारीरिक और मानसिक अवस्था सही नहीं है तो वो भी कहीं ना कहीं फैक्टर जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, या अच्छी है तो बच्चा हेल्दी और अच्छा होता है। फोर्थ जो है गर्भावस्था में माता के माध्यम से बच्चे को प्राप्त होने वाली पोषक सामग्री। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर ने अच्छे पोषक सामग्री ली है, अच्छे से खाना खाया है, शुद्ध आहार लिया है,
कोई अल्कोहल नहीं लिया है तो बच्चा हेल्दी होता है। अन्यथा उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। इसके अलावा जो फिफ्थ है, माता के द्वारा बच्चों को सामान्य अथवा असामान्य रूप से जन्म देना। अगर बच्चे का जो 0 to 3 ईयर का जो क्रिटिकल पीरियड है, अगर बच्चे का बच्चा सामान्य है, मदर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई दिक्कत नहीं हुई है, मदर की प्रेगनेंसी के दौरान चोट नहीं लगी है, तो फिर बच्चा सामान्य होता है। अगर नहीं होता है तो असामान्य रूप से होता है, तो उस पर ये फैक्टर जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। नेक्स्ट जो है, जन्म देने के समय माता का स्वास्थ्य और देखभाल। माता का स्वास्थ्य और देखभाल, जब मतलब बच्चे का जन्म हो रहा होता है तो मदर की देखभाल और स्वास्थ्य की बहुत ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है, जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर माँ वीक है तो बच्चा भी वीक होता है। नेक्स्ट है, जन्म के बाद शिशु और माता की देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि बच्चे का क्रिटिकल पीरियड चल रहा होता है और मदर 6 मंथ तक तो फीडिंग करवाती है बच्चे को, और वो 6 मंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बच्चे के लिए। एट जो है, जन्म के पश्चात के वर्षों में शिशु का पोषण। जब जन्म हो जाए उसके पश्चात बच्चे का पोषण बहुत ज़्यादा, उसका न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसकी बहुत ज़्यादा केयर टेकर करनी पड़ती है। नेक्स्ट जो है, शारीरिक दोषों एवं न्यूनता की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति, जो भी फिजिकल डिसऑर्डर हैं उनकी उपस्थित, अब्सेंट और प्रेजेंट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां तथा वातावरण। वातावरण जो होता है बच्चे के आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है, इन्वायरमेंट होता है, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है फिजिकल और सोशल और कल्चरल जो भी स्थितियां होती हैं वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट जो है, आत्म अभिव्यक्ति और खेलकूद, व्यायाम तथा मनोरंजन के अवसर। जितना ज्यादा बच्चे को खेलकूद का अवसर मिलता है, जितना ज्यादा मनोरंजन के अवसर मिलते हैं, बच्चे में मेंटल पीस होती है और मानसिक विकास बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है। नेक्स्ट जो है, बालक का संवेगात्मक और सामाजिक समायोजन। बच्चा समाज में रह रहा है, समाज के लोगों से अच्छे से बिहेव कर रहा है, या समाज के लोग उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से होगा और वो हमेशा एडजस्टमेंट कर पाएगा। अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट जो है, पर्याप्त तथा अपर्याप्त निद्रा एवं विश्राम। विश्राम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, पर्याप्त नींद की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर पूरी तरीके से बच्चा नींद नहीं ले रहा है तो कहीं उसका भी प्रभाव बच्चे पर पड़ती है। पर्याप्त तथा अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं। अगर पर्याप्त सुविधाएं मिलती है तो हेल्थ अच्छा रहता है, फिजिक्स अच्छी रहती है। अगर पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलती हैं चिकित्सा की, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं डिसऑर्डर या फिर विकृतियां देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट जो है, शारीरिक वृद्धि और विकास का महत्व और उसकी शैक्षिक उपयोगिता। आगे जानेंगे कि फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखते हैं। सबसे पहला जो है, वृद्धि और विकास के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक नैतिक पहलू जो भी होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कैसे संबंधित होते हैं? जैसे किसी भी पहलू से संबंधित वृद्धि और विकास को दूसरे पहलुओं से संबंधित वृद्धि एवं विकास से पर्याप्त मात्रा में मतलब बराबर मात्रा में प्रभावित करते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास के संबंध में ये बात पूरी तरह ठीक है। इस दिशा में अगर हम बात करें होने वाले वृद्धि और विकास की, तो वृद्धि और विकास के जो भी पक्ष होते हैं वो पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो भी उसके जो स्नायु तंत्र होते हैं, उसमें होने वाले वृद्धि और विकास की मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक होते हैं। इमोशनल और सोशल एडजस्टमेंट देखें तो एक सीमा तक शारीरिक वृद्धि और विकास के ऊपर आधारित होते हैं। इसके अलावा शारीरिक रूप से स्वस्थ और सामान्य बालक को प्राय मतलब उनका जो पेयर ग्रुप होता है या उनका जो ग्रुप होता है उसको एक समुचित स्थान मिलता है, जबकि ऐसे उन्हें उनकी जो भी फ्रेंड होते हैं उसके रूप में स्वीकार करने में मतलब उसे एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे अगर फिजिकल हेल्थ अच्छी है, बच्चे की हेल्थ अच्छी है, बच्चे का फिजिक्स अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो अच्छा होता है। बच्चे में अगर डिसेबिलिटी हो जाती है, किसी तरीके का कोई विकार होता है, तो वो खुद लो फील करता है या फिर उसके आसपास वाले उसे चिढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो है,
शारीरिक रूप से असामान्य बच्चों से वो मतलब परिचित हो सकता है, उनसे जान पहचान बना सकता है। इस उनके मनोविज्ञान और समायोजन संबंधी समस्याओं से वो अवगत हो सकता है। इस प्रकार के ज्ञान द्वारा ऐसे बच्चों को उचित सामाजिक एवं संवेगात्मक समायोजन तथा शिक्षा ग्रहण करने में सहायता कर सकता है। नेक्स्ट जो है, बालकों के समुचित विकास के लिए उनके शारीरिक स्वास्थ्य और विकास का ध्यान रखना भी एक टीचर का परम कर्तव्य माना जाता है। शारीरिक वृद्धि और विकास की प्रक्रिया से परिचित होने से उस कार्य में सहायता मिलती है। मतलब टीचर है तो उसे अपने बच्चों, मतलब जो भी स्टूडेंट होते हैं, उनके विकास का या फिर शारीरिक जो स्वास्थ्य होता है उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर वो इन चीज़ों का ध्यान रखता है तो उनकी जो वर्क एबिलिटी है वो बढ़ सकती है और उनकी लर्निंग में भी उन्हें फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट जो है, बच्चों की रुचियाँ, आवश्यकताएँ, इच्छाएँ और दृष्टिकोण एक तरह से उसका संपूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि और विकास पर निर्भर करता है। इस दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो एक बच्चा वृद्धि और विकास के विभिन्न अवस्थाओं में किसी भी वर्ग विशेष में किसी प्रकार का व्यवहार करेगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब इससे ये पता चल सकता है कि बच्चे की का इंटरेस्ट क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी इच्छाएँ क्या हैं, उनका जो बिहेवियर है उसे हम ये पता लगा सकते हैं और ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि वो बड़ा होकर या फिर आगे जाकर वो किस प्रकार का व्यवहार करेगा। इसका हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि और विकास के समान ढांचे से परिचित होकर अध्यापक ये जान सकता है कि विशेष आयु स्तर पर बच्चों की क्या आशा की जा सकती है। इस प्रकार के ज्ञान द्वारा अध्यापक को विद्यालय की जो भी करिकुलम है या जो एक्टिविटी होती हैं, उसके समय विभाग का जो चक्र होता है और या टीचिंग मेथड जो होता है या कंटेंट होता है या टीएलएम होता है, उसके पढ़ने के लिए जो भी एटमॉस्फेयर होता है या फर्नीचर की बात करें या इन्वायरमेंट की बात करें, इस चीज़ों का चुनाव करने में हमें सहायता मिल सकता है। मतलब हम ये चुनाव कर सकते हैं कि उसकी जो भी शारीरिक वृद्धि और विकास है उसकी उसको अगर हम जान जाएँ, उसका लेबल जान जाएँ कि किस तरीके से बच्चे का विकास है, तो उसके आधार पर हम जो भी चीज़ें हैं वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे को किस तरीके का टीचिंग मेथड चाहिए, किस प्रकार का कैरिकुलम चाहिए, उसके कैरिकुलम में एडॉप्टेशन की ज़रूरत है या नहीं है, या फिर उसके अलावा कंटेंट किस तरीके का चाहिए, टीएलएम किस तरीके का चाहिए, कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए उसे सीखने के लिए। तो ये एक टीचर प्लान कर सकता है। अगर हम बात करें इस प्रकार की शारीरिक वृद्धि और विकास की प्रक्रिया का ज्ञान अगर टीचर को हो जाता है तो उनकी जो भी उद्देश्य है उनकी पूर्ति हम कर सकते हैं, उनकी नीड को फुलफिल कर सकते हैं। इस ज्ञान द्वारा न केवल अपने कार्य की विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार ढाल सकते हैं, बल्कि उन्हें उनकी जो भी हेल्थ है उसको बनाए रखने और उनकी जो फिजिकल एबिलिटी है और क्षमता है उसको पर्याप्त विकसित करने में सहयोग दे सकते हैं। तो अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं है तो अच्छी बात है तो ज़रूर बताएं। मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। बने रहिए मेरे चैनल पे और ऐसे ही प्यार देते रहिए।